हम विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो करते हैं इस वीडियो का शुभारम्भ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो चलिए उस पर भी एक बार प्रकाश मारते हैं। तो सर्वप्रथम हम पदार्थ पढ़ेंगे। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास के विद्यमान वस्तु पदार्थ ही होते हैं। तो अगर एक चित्र के माध्यम से समझा जाए तो हमारे आसपास कहें तो जितने भी वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में पदार्थ से ही बनी होती हैं, चाहे वो ठोस की हो, द्रव की हो या गैस की हो। मतलब कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं होती हैं वे सभी ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि पदार्थ क्या होता है तथा ये कौन सा कार्य करता है। तो जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। मीन्स अगर कोई ये पदार्थ है तो ये यहाँ का स्पेस तो कवर करेगा ही, क्योंकि ये देखिए इतना स्पेस कवर कर रहा है। तो एक तो ये स्पेस कवर करता है और दूसरा इसके अंदर भार होता है। अगर इसे आप तौलेंगे तो इसका कोई ना कोई भार निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 kg, 6 kg, मतलब इसका जितना भार रहेगा वही उसका द्रव्यमान कहलाएगा और ये इसके अंदर द्रव्यमान भी होगा, साथ साथ ये स्थान भी घेरेगा। तो चलिए देखते हैं कणों के भौतिक गुण। तो कणों के भौतिक गुण क्या होते हैं। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तो चलिए इसे एक बार समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम यही समझेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाने थे कि पदार्थ जो होता है, कोई भी चीज़ वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन हाँ पदार्थ कणों से भी मिला होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। मान लीजिए ये एक कोई भी पदार्थ है, इसके अंदर कलर भी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और जब इतने सारे कण मिलेंगे तो किसी न किसी पदार्थ का निर्माण अवश्य ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखेंगे हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कि कोई भी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मान लीजिए कोई पदार्थ का कण है तो ये हमेशा एक गतिज ऊर्जा होगा इसके अंदर, मतलब कि ये हमेशा कोई ना कोई गति करता रहेगा और तथा इसके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अभी देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो पदार्थ बनाया, एक पदार्थ, दो पदार्थ। तो इन दोनों पदार्थों के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही। जैसे कि देख लेते हैं, मान लीजिए ये पदार्थ है, इसके बीच में इतना गैप है, इतना गैप है, तो मतलब कि गैप होगा और ये जो गैप होगा इसको ही हम कहते हैं कि अंतरावकाश। अभी देखते हैं अगले टॉपिक पे। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को जब आकर्षित करते हैं तभी तो ये आपस में सटे हुए रहते हैं, अन्यथा यह सटे हुए नहीं रहते हैं। अभी चलिए पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। मीन्स अगर उसके स्ट्रक्चर को देख लिया जाए तो उस हिसाब से ये 3 अवस्थाओं में पहला जाता है। तो पहला अवस्था है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और हम जो मानव होते हैं, मानव को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं, विभाजित। और देखते हैं कि मानव को किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो मानव को विभाजित करने के लिए सर्वप्रथम हम इसे हड्डियों और दांत, उसके बाद ब्लड मीन्स रक्त को जल से और फेफड़ों में हवा। मीन्स जब आप हड्डी और दांत को देखेंगे तो ये बहुत ही कठोर होती हैं और कठोर अवस्थाएं ठोस अवस्था होती हैं। मीन्स ये ठोस हुआ। अब ब्लड रक्त ये तो जल ही होगा क्योंकि ये तरल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव अवस्था।
वहीं फेफड़ों में हम हवा भरते हैं, तो ये फेफड़े हवा को लेते हैं और हवा किस में होता है, एक गैसीय अवस्था में होता है। तो इस हिसाब से ठोस, द्रव, गैस ये मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे ठोस अवस्था से। अभी हम जानेंगे ठोस अवस्था में क्या होता है और ये ठोस अवस्था होती क्या है। तो ठोस अवस्था का एक निश्चित आकार होता है। मतलब कि जो ठोस अवस्था होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, उसका कोई ना कोई आकार होगा। मतलब कि वो बिना आकार के नहीं रहेगी, उसका एक निश्चित आकार अवश्य ही होगा। और जो ठोस अवस्था होती है उसमें अस्पष्ट सीमाएं होती है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं, ये जो सीमाएं हैं ये हमें अस्पष्टता दिखाई दे रही हैं। ये हमें अस्पष्टता दिखाई दे रही हो, जिससे इस कथन को एक सत्यता प्राप्त होती है। उसके पश्चात निम्न निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि हाँ, इसका एक निश्चित आयतन है और आकार भी है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मीन्स ये मजबूत होते हैं, मीन्स कठोर होते हैं। मतलब कि द्रव तथा गैस की तरह नहीं होते हैं, बल्कि इनमें कठोरता भी पाई जाती है, कठोरता भी विद्यमान होती है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था क्या होती है, चलिए इसको जाने। तो जो द्रव अवस्था होती है वो द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का एक सदित उदाहरण है कि जल। आप जल को देखेंगे तो ये हमेशा बहता चला जाता है। मतलब कि इसका कोई आकार नहीं होता। अगर आप फर्श पे जल को गिराएंगे तो एक अनियमित आकार दिखाता है। मीन्स इसमें आकार भी नहीं होता है तथा इनमें बहाव भी होता है। देख सकते हैं आप दूसरे में ये भी लिखा हुआ है कि द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार लेते हैं। मान लीजिए बर्तन जो है वो है गोलाकार में, तथा इसमें हम क्या डालते हैं, जल को डालते हैं, मीन्स तरल पदार्थ को या द्रव को डालते हैं। तो ये देखेंगे बर्तन के आकार को ही ग्रहण करेगा। मतलब इसमें नहीं आकार होता है, इसको अब जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेता है। तो अभी चलिए जाने कि द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन भी इसका निश्चित होता है। और मतलब ठोस का भी आयतन निश्चित और द्रव का भी आयतन निश्चित। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, मीन्स ठोस की अपेक्षा इसमें बहुत ही कम संपीड़न होता है। तो चलिए अभी हम जाने गैस अवस्था के बारे में। तो गैस अवस्था क्या होता है, अभी हम गैस अवस्था को चलिए समझ लेते हैं। तो जो गैसीय अवस्था होती है, गैस में बहाव होता है, द्रव की तरह इसमें भी बहाव होता है। मतलब कि एक जगह स्थिर नहीं रहती, ये भी बहती रहती हैं, लेकिन अंतर इतना रहता है कि ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। और गैसों में संपीड़न भी अधिक होता है, और मतलब कि ठोस द्रव से भी अधिक होता है। गैसों की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। आपने जैसे ठोस में देखा, हाँ इसकी एक निश्चित सीमा होती है, उस तरीके से इसमें न हो करके इसमें कोई सीमाएं नहीं होती। जब ये हमें दिखेंगी ही नहीं तो इसकी सीमाएं देखना ही मुश्किल है। अभी गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो गैस है वो इस तरीके से बहता जाता है और इसका कोई आकार पता नहीं चलता है। तो इस नाते इसमें कोई आकार भी नहीं होता और इसका आयतन भी नहीं होता है। मीन्स ये ठोस से कई प्रकार से भिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं। मीन्स इसका आकार नहीं निश्चित होता है, आयतन नहीं निश्चित होता है, और इसमें संपीड़न अधिक होता है और इसमें बहाव भी होता है। और जबकि ठोस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए जाने पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हाँ, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे में क्या परिवर्तित हो सकती हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ठोस को बर्फ में, पानी को द्रव में, गैस को वाष्प में। इन सभी को हम जानेंगे कि ये बदल कैसे सकती हैं। तो ठोस का जो उदाहरण है वो है बर्फ, पानी का उदाहरण द्रव है और गैस का उदाहरण वाष्प है। तो चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जब आप अपने सामने अगर कोई बर्फ रखेंगे और इसको आप गर्म करिए तो आप देखेंगे ये पानी में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि बर्फ भी तो पानी से ही मिलता है। और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए ये आपने एक उबालने के लिए थोड़ा सा जल रखा है और इसमें आपने पूरा जल भरा हुआ है, और जब आप इसे हीट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। मतलब इसमें से वाष्प निकलने लगेगा। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, एक तापमान में परिवर्तन और एक दाब में परिवर्तन। मीन्स अगर हमें
किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें दो महत्वपूर्ण कथन है। एक तो हम उसके तापमान में परिवर्तन कर दें तब उसका कोई भी परिवर्तन हो जाएगा, और उसी तरीके से दाब में परिवर्तन का प्रभाव, अगर उसके दाब में परिवर्तन कर दें तब भी उसमें प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो चलिए जाने तापमान में परिवर्तन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम गलनांक से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये गलनांक क्या होता है, तो चलिए पहले समझते हैं, फिर इसके परिभाषा को जानेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बर्फ रखा हुआ है, दो बर्फ रखे हुए हैं, अगर आप इन्हें हीट करेंगे, मीन्स अगर इसे आप गर्मी देंगे तो ये क्या होंगे। मान लीजिए इसमें हम गर्मी देते हैं, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इसे हम जब हीट करेंगे तो ये किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जो है वो जल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी को ही हम गलनांक कहते हैं। गलनांक मीन्स गलना, मीन्स बर्फ का पानी में बदलना। और बर्फ क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है। तो ठोस का द्रव में बदलना ही गलनांक कहलाता है। तो चलिए अब हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है, जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चलिए देखें, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 माइनस 16.16 के है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन ले लेते हैं। मीन्स तभी कोई ठोस अगर द्रव में बदलेगा जब उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान लेंगे। मान लीजिए बर्फ है, जब हम इसका जो गलने का तापमान होता है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन मान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। अगला है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस का उसके गलनांक पर द्रव के बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि वायुमंडलीय दाब जहाँ हम स्थित हैं वहाँ पर मान लीजिए ये कोई बर्फ है, इसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होती है ये उसकी क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम क्या जानेंगे, आगे हम क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे रखा है उबलने के लिए, मीन्स मान लीजिए पानी आपने रखा, और जब आप पानी को इसके अंदर रखेंगे तो आप अब उसे क्या करेंगे, अब आप उसे हीट देंगे। तो जब आप उसे हीट देने लगेंगे तो वो धीरे धीरे से वो ऊष्मा वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। मीन्स क्वथनांक मीन्स जिसे हम सामान्य भाषा में उबलना कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे तो उसी को ही हम क्वथनांक कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। जो क्वथनांक होता है समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन